Good morning and Jai Hind everyone. Today we all are here with the topic data handling and on which we are going to discuss today the bar graph. Today we will be discussing about interpretation of bar graph. Now what it is, I am telling you. This is the chapter data handling. Now if you all remember, some of the things we have already discussed. What we have discussed? The first thing I taught you on the very first day, what is data, what is frequency. Okay, I have told you this. What is raw data, what is arranged data. This we have done it. On the second day, we have discussed what is telemark and what is pictograph. Okay, so telemark was one of the way on which we use frequency distribution by using telemark. ठीक है, टेलीमार्क मैंने समझाया था, कल भी हमने किया था कि कैसे टेलीमार्क को हम टेबल के लिए यूज करते हैं. Then second thing which we have discussed was pictograph. What was pictograph? In this, we have represented the data in the form of pictures that we have done it for the pictograph. ठीक है? Remember, pictograph and telemark are not useful when you have larger data. ठीक है, जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है बेटा, तो ये दोनों मेथड जो होती हैं वो हमें हेल्प में नहीं आती है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था कि आपको अगर 100 की पिक्चर शो करनी है तो आप 100 शो कर सकते हो, 50 शो कर सकते हो, बट अगर आपको 13 या 12 दिखाना है या 11 दिखाना है तो उसमें डिफिकल्टी होती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई pictograph and telemarks are not the very successful methods. So today we will be doing the next method, which is bar graph. Bar graph. Now let's understand what is bar and what is graph. Remember, graph means, if you must be knowing, where we represent the data in the form of graph. Okay, now what is graph? When we use x-axis and y-axis. Now these are the very new terms for you because we have not studied it before. So understand it, what is bar graph actually? Bar का मतलब होता है बेटा rectangles. ठीक है, बार का मतलब होता है rectangles. तो जब हम ग्राफ को रेक्टेंगल के बार बनाने के बाद यूज करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं बार ग्राफ. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें देखा था हम लोग एक जगह पर डेटा लिखते थे, सामने उसके फ्रीक्वेंसी लिखते थे. ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे. बार ग्राफ में क्या होता है, यू हैव दिस व्हिच इज नोन एज एक्स एक्सिस. दिस इज द लाइन व्हिच विल बी नोन एज एक्स एक्सिस. नाउ दिस इज द लाइन which will be known as y-axis. एंड जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं जीरो. ठीक है, फिर से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड x-axis, दिस स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज वन मोर लाइन which will be joining here or at point O. ठीक है, O या आप origin, दोनों में से जो बोलना चाहें. ठीक है, so now this is x point, this is y point. दोनों कहां पर मिल रहे हैं, O पे. ठीक है, अब याद रखो, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि बेटा जब हम, और अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ा है, टेलीमार्क हो या पिक्टोग्राफ है, तो हम उसमें दो चीजों के बारे में बात करते हैं. एक तो डेटा होता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है. सेम यही काम आपको इसमें करना है. आप x या y इन दोनों में से किसी भी एक को डेटा के लिए चूज कर सकते हो, एक लाइन को, और दूसरी लाइन को आप चूज कर सकते हो किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए. ठीक है, इसको आप डेटा के लिए शो कर सकते हो और इसको आप शो कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए. नाउ इधर पे जो कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बार्स बने होते हैं. बार्स क्या होता है, इस तरीके से दिखते हैं, देखो, इसे बोला जाता है बार्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बार. इस तरीके का दिखता है बेटा, इसे बोला जाता है बार ग्राफ. और याद रखिए, जितने भी बार्स इसमें बने होते हैं सबकी विड्थ मतलब क्या होता है, ये सबकी जो ये विड्थ होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, वी कैन नॉट मेक एक ऐसा और एक ऐसा, दिस इज टोटली रॉन्ग. फाइन, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं, इन दैट केस आपके हर बार की विड्थ जो होती है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बार.
इन सबकी विड्थ कितनी होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए. ओके, so remember in bar graph we represent the data using bars. Bars means the rectangular figures. Fine. And remember in this we have data and frequency both in the form of graph. और याद रखिएगा इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ग्राफ पेपर कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो शुड ओके. सो रिमेंबर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज 9.3 के लिए आप सभी लोग अपनी फटाफट से अपनी बुक ओपन कीजिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस 9.2 9.3 राइट नाउ. The bar graph given alongside shows that amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो बेटा तो इसमें क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि जो व्हीट का प्रोडक्शन, गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ है 1998 से लेकर के 2002 तक, ये सारे ईयर्स दिए हुए हैं. अब आप अपनी बुक चेक करिए, आपकी बुक में दो तरीके का डेटा दिया है. एक एक्स बार पे दिया हुआ है, एक्स की लाइन पे दिया हुआ है, एक वाई की लाइन पे दिया हुआ है. एक्स वाली जो लाइन है बेटा उसमें ईयर्स लिखे हुए हैं. कैन यू फाइंड? ठीक है, दूसरी जो लाइन है वहां पर क्या लिखा है? व्हीट इन 1000 टन्स लिखा हुआ ब्रैकेट में, व्हीट इन 1000 टन्स. इसका मतलब ये हुआ कि व्हीट के बारे में पता चल रहा है यहाँ पर, और क्या हुआ है, क्या मेजर, क्या यूनिट दी हुई है? 1000 टन्स. ठीक है, अब हम एक एक करके रीड करेंगे. अभी आप क्वेश्चंस को मत देखिए, अभी आप केवल अपने बार ग्राफ को चेक करिए और कुछ नहीं. नाउ लुक एट हियर, 1998 का जो ग्राफ का बार है, आप मुझे बताइए कहां तक जा रहा है? किसके सामने दिख रहा है बेटा? वो 15 के सामने. इसका मतलब ये हुआ, अपनी कॉपी में लिखिए, कहीं पे लिख लीजिए 1998 ईयर जो चल रहा है उसमें 15,000 टन प्रोडक्शन हुआ है व्हीट का. ठीक है, नाउ 1999 में प्रोडक्शन हुआ है 25,000 टन. 2000 में हुआ है 20,000 टन. 2001 में कितना हुआ है? सेम 20,000 टन ओनली. एंड 2002 में कितना हुआ है बेटा? 30,000 टन. आपको उसका बार देखना है कि वो किसके सामने जाकर के मिल रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर? फाइन. नाउ आंसर दोस क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग राइट नाउ. So students, the question were asked in the group, in the book was, in which year the wheat production was maximum. So in the bar graph, if you will observe carefully, you will find out 2002 was the year on which the production of wheat was maximum. The second thing it was asked, on which year the wheat production was minimum. So if you will find the question in the book, you will see on year 1998, the wheat production was minimum that time. Okay, now one more question which I am asking from myself, that is, on which 2 years the production was exactly equal. So the answer would be 2000 and 2001. So question number 1 is done. Now let's read question number 2. Observe this bar graph which is showing the sale of shirts. कितनी shirts बिकी हैं in a ready-made shop. Ready-made shop का मतलब होता है जहां पर शर्ट बनी बनाई मिलती है. ठीक है, स्टिचिंग नहीं होती है. So in a ready-made shop from Monday to Saturday. अब आप एक बार बार ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व करिए बेटा. So students, in this, if you observe the bar graph, you will find Monday 15 shirts were sold, Tuesday 10 shirts were sold, Wednesday 20 shirts were sold, Thursday 35 shirts were sold, Friday 50 shirts were sold, and on Saturday 60 shirts were sold. Now let's answer the questions which is given here. What information does the bar graph give? So student, it is asking about information. So in the beta, always information of the bar graph will be given in the question itself. ठीक है, क्वेश्चन की लाइन में यहाँ पर लिखा था, it is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. So this is our first answer, that is A. Second one is, what is the scale chosen on the horizontal line
representing number of shirts. So the line which is written here, 1 unit length is equals to 5 shirts. This is the scale. So scale answer would be 1 unit length is equals to 5 shirts. Third question, on which day were the maximum number of shirts sold? That is Saturday, and the answer would be how many shirts were sold? It would be 60. Now, on which day were the minimum number of shirts sold? The answer would be Tuesday, and here the answer would be 10 shirts were sold on that day. How many shirts were sold on Thursday? Thursday we have total 35 shirts sold. Fine. So this is all about question number 2. Now let's move on to question number 3. It is telling, observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो किए जा रहे हैं अजीज के थ्रू. ठीक है. सो यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? अगेन रीड फ्रॉम क्वेश्चन ओनली. It will be, it shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए. Second question is telling, name the subject in which Aziz scored maximum marks. You tell me. Hindi. Correct. It is Hindi. Second one, name the subject in which he scored minimum marks. Social science. The answer would be social science. Now third one, it is asking, state the name of subject and marks obtained in each of them. अब आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं. हिंदी 80, इंग्लिश 60, मैथमेटिक्स 70, सोशल साइंस 50, and science 50, social science 40. Clear now? Now this is all about your exercise 9.2.